इससे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि साहिल साहब ने ये कहा कि पाकिस्तान में चूँकि मुसलमान मेजॉरिटी में हैं, तो लॉबिंग कर सकते हैं और मैंने इसीलिए पूछा कि किस चीज़ की लॉबिंग आपने कहा सूद के खिलाफ वगैरह-वगैरह। तो क्या सूद के खिलाफ नहीं, देखें स्पेसिफिक मामले की बात नहीं हो रही यहाँ पे, किसी भी स्पेसिफिक चीज़ की बात नहीं हो रही, ओवरऑल बात हो रही है, किसी एक चीज़ पे बात नहीं हो रही। आप समझते हैं कि साहिल साहब पाकिस्तान की तारीख में वो पहली शख्सियत हैं जो इस तरह की लॉबिंग करने के लिए उठे? यानी उन्होंने ऐसा लग रहा है कि खिलाफत को एक एंटरप्राइज़ बना लिया है और ये समझते हैं कि इस एंटरप्राइज़ का ओनर मैं हूँ, खिलाफत की जितनी बात पाकिस्तान में मैंने की है या इहयाए दीन या इकामत दीन की बात जितनी मैं कर रहा हूँ, उतना कोई दूसरा नहीं कर रहा है। भाई सूद नहीं भाई, ऐसा नहीं है। आपको गलत लग रहा है, आपको लग रहा है ये, आपको गलत लग रहा है। उन्होंने कभी इस तरह की बात नहीं की, ना उनकी बातों से इस तरह की कोई चीज़ झलकती है। दूसरी चीज़, वो उन लोगों के रेफ़रेंसेस दे के ही लोगों को जगाने की कोशिश करते हैं जिन्होंने इस पे काम किया है। वो डॉक्टर इसरार साहब का रेफ़रेंस देते हैं, वो मौलाना मौदूदी साहब का रेफ़रेंस देते हैं, मौलाना इसहाक साहब का रेफ़रेंस देते हैं, सैयद कुतुब का देते हैं और जो-जो इस तरह के लोग हैं, उनका वो रेफ़रेंस देते हैं। उन्होंने कभी ये दावा नहीं किया जो आप बात कर रहे हैं। ये आपका अपना ख़्याल है। के खिलाफ दिन-रात उलमा के बयानात और तकरीरें हो रही हैं, उनकी कोशिशें हो रही हैं। अभी जो अ, भाई, जो तकरीरें हो रही होती है ना, वो इंडिविजुअल लेवल पे हो रही होती है। वो लोगों को कह रहे होते हैं कि अगर तुम सूद लोगे ना, तुम अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जंग करोगे। वो हुकूमती सतह पे डिफाइन नहीं कर रहे होते, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इन मामलात पे, ऐसे मामलात पे अब तकरीरें होना बंद हो गई हैं। अब जो मामलात होते हैं ना, अल्लाह ही माफ़ करे, बहुत कम ऐसे उलमा हैं जो इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। जो इस तरह के, और पहली बात तो ये है कि अब तो कोई खुतबा सुनने जाता ही नहीं है। जिस तरह का इन लोगों ने अपना मयार गिराया है, तो खुतबा सुनने के लिए कोई जाता ही नहीं है। उस हर बंदा यही इंतज़ार कर रहा होता है कब अज़ान होगी और हम मस्जिद में घुसेंगे, खुतबा सुनेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे और चले जाएँगे। इनके बयान सुनने के लिए कोई नहीं जाता। ग़ालिबन आप ही के वीडियोज़ के ज़रिए मुझे पता चला सोशल मीडिया के ज़रिए भी कि जो उलमाए किराम ने एलामिया पास किया और ग़ालिबन शायद हुकूमत ने उसको मंज़ूर भी किया। ये अलग बात है कि वो इसको इम्प्लीमेंट करेगी या नहीं करेगी और उसकी वजह यही है कि मुल्क आईएमएफ का गुलाम बन चुका है। वहाँ से कर्ज़े आ रहे हैं, आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ये जो साहिल साहब ने खिलाफत एंटरप्राइज़ कायम की है तो इन्होंने ना सियासतदानों वाली हरकत की थी, सियासतदानों वाला काम किया था और अपना झंडा जाके लहरा दिया कि भाई हमने जो है ना वहाँ अपनी बात मनवा दी और हमने जो है ना यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करवा दिया। इम्प्लीमेंट नहीं किया, 3 साल बाद का हुकूमत ने टाइम दिया है और 3 साल बाद भी कुछ नहीं होने वाला है। लॉलीपॉप दिया है। हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं ना, नुमाइंदे थे, मिफ्ता इस्माइल साहब फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने अभी रिसेंटली उनकी पॉडकास्ट हुई है, उन्होंने कहा है कि ये एक लॉलीपॉप दिया है इनको, 3 साल बाद भी कुछ नहीं बदलने वाला है, बिल्कुल एज़ इट इज़ चलेगा। तो ये कुछ भी नहीं होने वाला है और इन्होंने कुछ भी नहीं करना है। और वो समझ रहे हैं कि मैं खिलाफत का चैंपियन या इकामत दीन का चैंपियन हूँ। मैं यही बताना चाहता हूँ कि जिन चीज़ों के ऊपर वो लॉबिंग आज कर रहे हैं, वो उलमा अरसे दराज से करते चले आ रहे हैं। भाई, कर नहीं रहे, कर रहे थे। उलमा कर रहे थे, किसी दौर में पावर में आने की कोशिश कर रहे थे, जब आज़ाद नहीं थे। जी, दैट्स वेरी ट्रू। मैं उस कज़ा कलामी की माज़रत, मैं सिर्फ़ एक जुमला इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि जो अर्ली 90s में 1991 में जो सूद के खिलाफ फेडरल शरिया कोर्ट ने फ़ैसला दिया था, वो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब उसके जज थे। सो देयर इज़ क्लियर एविडेंस के उलमा प्लस लॉ इम्प्लीमेंटिंग के जो इदारे हैं, जो शरई इदारे हैं, येस दे आर डूइंग देयर वर्क। अच्छा, आज से पहले 2007 अब फिर मैं वही बात करूँगा कि उस तरह से नहीं कर रहे जिस तरह से करना चाहिए। जिस तरह से उनको करना चाहिए, जितनी उनके पास पावर है, वो अपने आप को, ना अपने आप को पहचान रहे हैं, ना अपनी पावर को पहचान रहे हैं और ना उस तरह का काम कर रहे हैं जिस तरह का उनको करना चाहिए। इस तरह से नहीं होता जिस तरह से ये चीज़ें कर रहे हैं। अभी तक बताएँ कौन-सी इन्होंने चीज़ इम्प्लीमेंट कराई है? कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इम्प्लीमेंट कराई हो इन्होंने। यहाँ तक कि सेक्युलर और लिबरल तबका, हमारा इतना सा सेक्युलर और लिबरल तबका है, वो कौन-कौन से बिल पास नहीं करवा देते। एलजीबीटी का बिल तक यहाँ पे पास हो गया था। तब वो सेक्युलर लोग इतने पावरफुल हैं आप लोगों से, वो लॉबिंग करते हैं और अपनी बात मनवाते हैं। जिस तरीके से भी मनवा रहे हैं, वो अपनी बात मनवा रहे हैं। आप लोग क्या करते हो? आप लोग सिर्फ बातें करते हो और इस तरह का कभी 3 साल में, 2 साल में इस तरह की कोई एक्टिविटी कर दी और उसके बाद फिर बैठ गए। अभी अब 3 साल के लिए इन्होंने मीठी गोली ले ली, वो इन्होंने खा ली और ये अभी सुकून से सोते रहेंगे। 3 साल तक इन्होंने सुना है, 3 साल बाद जब इस पे कुछ भी नहीं होगा, 3 साल बाद फिर ये थोड़ी देर के लिए जागेंगे और फिर ऐसे कोई इनको गोली मिलेगी और फिर सो जाएँगे। ये 6 का वाक़या है ना लाल मस्जिद का, क्या हुआ था वहाँ लाल मस्जिद पे? ठीक है, उसके पीछे उसके मंज़र और पस-ए-मंज़र में बहुत सारी चीज़ें आप कह सकते हैं, लेकिन जो उस पूरी जमात का जो बुनियादी मकसद था, वो ये था कि जी हम इकामत दीन के लिए लाठी लेकर अपनी लड़कियों को हमने सड़कों पे निकाला है। बहुत से उलमा ने उसको मुखालफत की, बहुत से लोगों ने उसकी हिमायत की। आई मीन ये जो एक नैरेटिव है कि इकामत दीन की बात कौन कर रहा? भाई साहिल साहब कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा। ये झूठ है। भाई, मैं आपकी बात से इत्तेफ़ाक करता हूँ। अगर कोई कहता है ना कि सिर्फ़ साहिल अदीम साहब कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल झूठा है। साहिल अदीम साहब ने कभी नहीं कहा और कोई ऐसा मैंने बंदा नहीं सुना जो इस तरह की बात कर रहा हो।
इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, इतने लोग काम कर रहे हैं, आपको नहीं पता, ठीक है? आप वहाँ पे बैठे हुए हैं, अमेरिका में बैठे हुए हैं, आपको नहीं पता। अब किस सतह पे कर रहे हैं, किस लेवल पे कर रहे हैं, हर किसी का अपना-अपना लेवल है, वो उसके मुताबिक काम कर रहे हैं। किसी को रीच ज़्यादा है, किसी की रीच कम है, तो उसके हिसाब से वो काम कर ये आपने पता नहीं किससे सुन ली, ना साहिल अदीम साहब ने ऐसी कोई बात की है, ना किसी और ने की है। आपने पता नहीं किससे सुन ली है कि साहिल अदीम साहब कह रहे हैं या साहिल अदीम साहब का इस तरह का कोई दावा है। जो मैंने इतने सारे वाक़ियात आपको बता दिए हैं और अगर इक़ामत-ए-दीन का मकसद लॉबिंग है, तो भई लॉबिंग तो पहले से चल रही है और तकरीबन सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं है, बल्कि दुनिया के बहुत सारे अगर लॉबिंग है, अगर अवेयरनेस है और अगर इक़ामत-ए-दीन से मुराद या उसकी कोशिशों से मुराद कुछ और है, तो उसकी वज़ाहत की जाए कि भई वो क्या है कोशिश? ताकि हमारे सामने भी आए, फिर हम उस पे तबसरा करें। हमारे सामने तो बात वही आई घूम फिर कर, कि जो दूसरे कर ही रहे हैं। अकामत दीन से जो मुराद दी जाती है, जो मौदूदी साहब की फ़िक्र है कि जो इस्लाम है वो पब्लिक पॉलिसी में रिफ़्लेक्ट होना चाहिए। जो हुकूमत के जो मामलात हैं, जो कवानीन हैं, बेसिकली शरीयत का निज़ाम में कायम होना चाहिए और उसमें मौदूदी साहब की बहुत बहुत काविश है। नहीं, डॉक्टर इसरार। मेरा क्वेश्चन ये नहीं जी, नहीं, जी। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि ये अक्रॉस द बोर्ड जितने भी उलमा हैं, चाहे वो मौदूदी साहब या उनकी जमात से वाबस्ता हों, वो देवबंद से वाबस्ता हों, वो बरेली से वाबस्ता हों, सबका मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला या मुत्तफ़िक़ा जो मकसद होगा, इक़ामत दीन के ताल्लुक से यही होगा कि इस्लाम पब्लिक पॉलिसी में आना चाहिए, इस्लाम कानून में झलकना चाहिए। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि आपके कैसे करेंगे आप? उस प्रोसेस की इंटरप्रिटेशन क्या है? उसकी तशरीह क्या है? साहिल साहब के लिए अच्छा, सवाल है मेरा। इसमें ये जो सीरीज़ है पूरी पॉडकास्ट की, अकामत दीन सीरीज़ जिसका नाम है, इसमें साहिल अदीम साहब तीसरे मेहमान थे। इससे पहले खालिद महमूद अब्बासी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, शुजाउद्दीन शेख साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। आइडिया ये है कि जितने लोग भी अकामत दीन के प्रोपोनेंट हैं, उन सब के ख़यालात को एक सीरीज़ में इकट्ठा कर दिया जाए। तो खालिद महमूद अब्बासी साहब ने अपना मॉडल दिया कि हम इस तरह से जो एक शरीयत का निज़ाम है वो लाएँगे। शुजाउद्दीन शेख साहब ने, जो कि हेड करते हैं तंज़ीम इस्लामी को, जो डॉक्टर इसरार साहब की तंज़ीम है, तो उन्होंने अपना दिया। साहिल अदीम साहब ने जो दिया है वो ये है कि हमें पूरी दुनिया में 22,000 लोग हमें चाहिए कि जो एजेंट्स हों एक निज़ाम के, और वो पूरी दुनिया में जो हम एक इस्लामी निज़ाम लेके आएँगे। तो पाकिस्तान में उनका जो है, उनका फ़ॉर्मूला एक ही है। पाकिस्तान में इस तरह से होगा कि लॉबिंग होगी बहुत ही हाई लेवल की, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सिक्योर होगी हमारी जो लॉबिंग एजेंसी है। उसमें है पॉलिटिशियंस पे इन्फ्लुएंस करना, मीडिया को इन्फ्लुएंस करना, लोगों को इन्फ्लुएंस करना, ये सारे का सारा शामिल होगा एंड दिस इज़ इवेंचुअली ये होगा कि हम हुकूमत में आ जाएँगे। बेसिकली उनका जो जो आइडिया है वो ये है। अब ये कितना प्रैक्टिकल है, कितना नहीं है, वो एक और चीज़ है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन मैं सिर्फ ये नहीं एक्सप्लेन मतलब कर रहा हूँ कि दिस इज़ हाउ यू। इस चीज़ को मैं सिंपल मिसाल के थ्रू समझाता हूँ कि इमरान खान की जब हुकूमत को लाना था, 2018 की बात कर रहा हूँ, तो क्या हुआ, जो अपोनेंट पार्टी थी उसको गलाज़त का ढेर दिखाया गया मीडिया पे और हर जगह पे। उसकी इतनी सारी कच्चे चड्डे खोल के उसको ऐसे दिखाया कि इससे अछूत पार्टी कोई है ही नहीं, इनसे अछूत लोग कोई है ही नहीं। दूसरी चीज़ उन्होंने क्या की, इमरान खान को ऐसा दिखाया गया कि इससे नेक पारसा कोई बंदा है ही नहीं। है या नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन दिखाया यही गया। उससे क्या हुआ कि हर बंदे की उसके लिए मोहब्बत जागी, इमरान खान के लिए, और दूसरी पार्टी के लिए नफरत। और खैर ये तो एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, अब हुकूमतें ऐसे बनती हैं नहीं बनती हैं इलेक्शन के थ्रू, वो एक अलग बात है। तो क्या हुआ, फिर इमरान खान को वहाँ पे बहुत ज़्यादा वोट पड़े और इमरान खान पावर में आ गए। अब ये मैंने मिसाल दी है 2 पार्टियों के हिसाब से। अब बात करते हैं निज़ाम के हवाले से। साहिल अदीम साहब भी मेरे ख्याल से यही बात कर रहे हैं कि इस्लाम के अपोनेंट में जो भी सिस्टम है, उसको हमने दिखाना है कि भाई ये गलाज़त का ढेर है। इसको अगर हम सिंपल वे में समझें तो साहिल अदीम यही चीज़ करना चाह रहे हैं और इसी लॉबिंग की बात कर रहे हैं कि जो इस्लामिक निज़ाम के अपोनेंट जो निज़ाम है, उसको गलाज़त का ढेर दिखाना है कि भाई ये गलाज़त है, कि वो लिटरली में गलाज़त है वो। और इस्लामिक निज़ाम क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, इस्लाम का सिस्टम क्या है, उसकी खूबसूरती दिखानी है लोगों को, मीडिया के थ्रू दिखाएं, किसी भी थ्रू दिखाएं। जाहिर सी बात है उसके लिए आपको बहुत बड़ी मुहिम चलानी पड़ेगी। अब इतने लोगों में अवेयरनेस ऐसे तो आ नहीं जाएगी, तो ये लॉबिंग तो आपको करनी पड़ेगी। इसी लॉबिंग की वो बात कर रहे हैं। ये सिंपल सी बात है, ये इसमें मतलब कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। कि मैं कहता हूँ कि डेमोक्रेसी से मसला हल हो सकता है, वो कहते हैं सवाल ही पैदा नहीं होता, हराम है। तो फिर कैसे मैं बताना चाहता हूँ मैं कि फिर कैसे करेंगे आप? क्योंकि डेमोक्रेसी तो उनके यहाँ ज़ीरो है। या अब मुझे 22,000 बंदा मिल गया, ये 22,000 बंदा क्या करेगा? कू करेगा। भाई डेमोक्रेसी की मिसाल जमात इस्लामी है, तो वो वाला मॉडल आपने आजमा के देख लिया, आपके सामने सही है। अभी भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, वो उसी में लगे हुए। और वो अगर 100 साल और भी लगे रहे ना, फेडरल गवर्नमेंट में आना तो दूर की बात, वो सूबाई हुकूमत भी नहीं ले सकते। पार्लियामेंट पे कब्ज़ा करेगा,
या इलेक्शन के ज़रिए हुकूमत में आएगा, कैसे आएगा? निज़ाम कैसे बदलेगा? लॉबिंग कहाँ अ, करेगा? मैंने इससे एक अगले अब हुकूमत में कैसे आना है ये तो बात की बात है, लेकिन उससे पहले क्या है अवेयरनेस, और उसके लिए आपको एक मुहिम चलानी पड़ेगी, और वो छोटी-मोटी मुहिम नहीं होगी, वो बहुत बड़ी मुहिम आपको चलानी पड़ेगी।